The question is, Abhishek Limited is manufacturing cotton clothes. It has been consistently earning good profit for many years. This year too, it has been able to generate profit. There is availability of enough cash in the company and good prospect for growth in future. It is well managed organization and believes in quality, equal employment opportunities and good remuneration practices. It has many shareholders who prefer to receive a regular income from their investments. It has taken a loan of rupees 50 lakh from ICICI Bank and is bound by certain restrictions on the payment of dividend according to the terms of the loan agreement. The above discussion about the company leads to various factors which decide how much of the profit should be retained and how much has to be distributed by the company. Quoting the lines from the above discussion, identify and explain any four such factors. तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि एक कंपनी है अभिषेक लिमिटेड जो कि आपकी कॉटन क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी जो है वो कॉन्स्टेंटली अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है। ऑल्सो कंपनी जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाती है, प्लस कंपनी के पास कैश जो है वो काफी अच्छे अमाउंट में अवेलेबल है, मतलब सरप्लस कैश है। ऑल्सो कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो भी काफी अच्छा है, ठीक है। फ्यूचर का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो भी काफी अच्छा है। कंपनी एक वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनको एक रेगुलर इनकम मिले उनके इन्वेस्टमेंट से, राइट। ऑल्सो कंपनी ने 50 लाख का लोन ले रखा है आईसीआईसीआई बैंक से और कंपनी के ऊपर रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड कुछ रिस्ट्रिक्शंस है एज पर द लोन एग्रीमेंट। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि कंपनी को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और कितना प्रॉफिट ऐसे रिटेन अर्निंग रखना चाहिए। तो आपको उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है लाइन को कोट करके, राइट। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखो कि क्या लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, सॉरी सेकेंड लाइन में, कि इट हैज बीन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट फॉर द इयर्स दिस ईयर टू इट हैज बीन एबल टू अर्न जनरेट प्रॉफिट। तो कंपनी जो है वो पिछले कुछ सालों से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, राइट। तो यहाँ पे जिस फैक्टर की बात की गई है वो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। पहला फैक्टर वो है आपका, जस्ट अ सेकेंड, वो है आपका स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। सी, अगर किसी भी कंपनी की जो अर्निंग होती है वो स्टेबल है, कंपनी जो है वो रेगुलरली इनकम अर्न कर पा रही है, तो इन दैट केस कंपनी जो है वो इजीली हायर डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकती है, राइट। बिकॉज वो आपके हायर डिविडेंड अगर वो डिक्लेयर करती है तो वो उसको पे करना अफोर्ड कर सकती है, बिकॉज कंपनी का जो अर्निंग है वो स्टेबल है और रेगुलर है, राइट। तो यहाँ पे भी सिंस कंपनी की जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा है, कंपनी हर साल अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाती है रेगुलरली, तो यहाँ पे कंपनी जो है हायर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। तो कौन सा लाइन है ये, कंपनी हैज बीन consistently earning good profit for many years, good profit for many years, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन को आइडेंटिफाई कर लो, प्लस इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करना है कि अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी है तो कंपनी कैन इजिली अफोर्ड टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। नंबर 2 सेकेंड फैक्टर कौन सा है, देयर इज इनफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इन द कंपनी, यानी कि कंपनी के पास जो कैश का फ्लो है वो काफी अच्छा है, राइट। तो दूसरा जो फैक्टर है जो आपके डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करता है वो है आपका कैश फ्लो पोजीशन, वो है आपका कैश फ्लो पोजीशन। अगर कंपनी की का जो कैश फ्लो पोजीशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है तो इन दैट केस कंपनी इजीली अगर हायर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो उनको पे कर सकती है, बिकॉज जब हम डिविडेंड को पे करते हैं तो हमारा कैश का आउटफ्लो होता है, कैश का आउटफ्लो होता है, राइट। तो आपके पास अच्छा खासा कैश का इनफ्लो है तो इन दैट केस आप इजिली हायर डिविडेंड को पे कर सकते हो, मीन्स आप इजिली डिविडेंड को कैश के फॉर्म में पे कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जिस लाइन से आप ये चीज आइडेंटिफाई कर पाए हो वो लाइन कौन सा है कि देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द
कंपनी, राइट। तो ये हो गया। तीसरा है आपका एंड गुड प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर, कंपनी का जो प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर में ग्रो करने का वो भी अच्छा है। तो जब हम बात करते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की, जब हम बात करते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की, तो यहाँ पे लाइन है एंड गुड प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर, फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर, ये जो आपका लाइन है। सी, जब हम बात करते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की, तो अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है तो इन दैट केस कंपनी प्रेफर करेगी कि वो प्रॉफिट का एक लार्ज पार्ट एज अ रिटेन अर्निंग रखे, बिकॉज उन पैसों को वो कंपनी यूज कर सकती है फ्यूचर में अपने ग्रोथ को, अपने ग्रोथ के जो भी एक्सपेंसेस उसको यूज कर, सॉरी, अपने ग्रोथ की नीड्स को पूरा करने के लिए, राइट। बट अगर कंपनी का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो उतना नहीं है, ठीक है, कंपनी का बहुत कम चांसेस है कि कंपनी जो है वो फ्यूचर में ग्रो कर पाएगी या एक्सपैंड कर पाएगी, तो इस केस में जो कंपनी है वो इजीली हायर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है, बिकॉज उसको उतनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे दिस इज हाउ द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अफेक्ट द डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है तो डिविडेंड कम डिक्लेयर करो, ज्यादा रिटेन अर्निंग रखो, बट अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है, कम है, तो ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करो, ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करो और कम रिटेन अर्निंग रखो, ठीक है। तो ये एक फैक्टर हो गया। इसके अलावा आप आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे इट हैज मेनी शेयर होल्डर्स हु प्रिफर टू रिसीव अ रेगुलर इनकम, राइट। तो यहाँ पे आपके शेयर होल्डर के प्रेफरेंस को भी देखा जाता है, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, राइट। आपका इट हैज मेनी शेयर होल्डर्स, इट हैज मेनी शेयर होल्डर्स हु प्रेफर से लेकर के आपका इन्वेस्टमेंट तक, राइट। सी, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उस टाइम पे उसको अपने शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर कंपनी में जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्ट इस पर्पज से किया कि उनको एक रेगुलर इनकम मिल सके, लेट्स से वो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या ओल्ड एज है या फिर रिटायर्ड पीपल है, तो इन दैट केस कंपनी को अपने प्रॉफिट का एक लार्ज पार्ट एज अ डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए, बिकॉज उन लोगों के, उन शेयर होल्डर्स की जो लाइवलीहुड है वो उसी रेगुलर इनकम पे ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो कंपनी को ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहिए, राइट। बट वहीं पे अगर आपके जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स अगर वो रिच है तो इन दैट केस अगर आप कम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दो तो उतना फर्क उनको नहीं पड़ेगा, राइट। तो एक ये भी एक फैक्टर है जो कंपनी को कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ फैक्टर आपका, आपको कोई चार बताने थे, आपको कोई चार ही फैक्टर यहाँ पे मेंशन करने थे, बट यहाँ पे एक और फैक्टर ये है कि इट हैज बीन टेकन अ लोन of 50 lakh from ICICI Bank and is bound by certain restrictions on the payment of dividend according to the terms of the loan agreement। तो यहाँ पे जिस फैक्टर की बात की गई वो है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स। ये लाइन आप इट हैज टेकन अ लोन से लेकर के आप कर दो लोन अग्रीमेंट तक, पूरा ये पैराग्राफ। सी, जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स की, तो अगर मान लो कि फर्म है, ठीक है, फर्म ने कहीं से लोन लिया और उस लोन अग्रीमेंट में अगर कोई आपका रिस्ट्रिक्शंस है, कोई कंडीशंस है जो आपके लगाई गई है, तो कंपनी को जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो कंपनी को उस रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना है, उन कंडीशंस को मानना है जब भी वो डिविडेंड को डिक्लेयर करती है, तो ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है कि अगर आपने अगर कोई एग्रीमेंट साइन किया है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट है, ठीक है, रिगार्डिंग दैट पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो आपको उसको भी कंसिडर करना है जब आप डिविडेंड को डिक्लेयर करते हो, तो ठीक है। जैसे यहाँ पे आईसीआईसी बैंक से लोन लेने पे बैंक ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, राइट। तो यहाँ पे ये 5 फैक्टर्स थे जो इस पैराग्राफ में आपके डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करे, तो यहाँ पे आपको कोई भी इन 5 में से आप कोई भी 4 फैक्टर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने आपको 5 एक्सप्लेन कर दिए, आप कोई भी 4 यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये आपके फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है, लाइन को कोड करना है और उस फैक्टर को एक या से 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन ऑल्सो, तो आपको उस फैक्टर को एक्सप्लेन भी करना है कि ये फैक्टर कैसे आपके डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करेगा। क्लियर?
सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. ठीक है.